सभी छात्रों को नमस्कार। मैं डॉक्टर अशोक कुमार सोनकर, इतिहास विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। आज हम लोग बात करेंगे 72 भारत के इतिहास का। तो हम देखें कि 72 भारत का क्या तात्पर्य है, क्या अर्थ है। तो 72 भारत से तात्पर्य भारत से बाहर उस विस्तृत भूखंड से है जहां भारतीय संस्कृति का प्रसार हुआ और जिसमें प्राचीन भारतीयों ने अपने उपनिवेश की स्थापना की। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि भारत की सीमाओं को पार कर भारतीय संस्कृति जिस विशाल प्रदेशों में फैली, उसी को 72 भारत कहा जाता है। इन देशों में देखें कि इस प्रसार से वहाँ पर भारतीय दर्शन, विचार आदि का प्रवेश हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप वहाँ पर भारतीय संस्कृति का प्रसार हुआ। इस तरह हम देखें कि 72 भारत विचार का जन्म हुआ, किंतु भारत का किन किन क्षेत्रों के साथ संबंध था और कैसा संबंध था, तो उसको हम देखें तो खासकर पाश्चात्य देशों के साथ जो भारत का संपर्क था वह मुख्यतः हम देख सकते हैं कि केवल व्यापार से ही वो जुड़ा हुआ था। लेकिन भारत का संबंध उत्तर पूर्व के देशों के साथ, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ व्यापारिक एवं सांस्कृतिक दोनों रूप में दिखाई देती है। भारत के लोगों ने उत्तर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व के देशों में केवल भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का प्रचार ही नहीं किया, बल्कि इन क्षेत्रों में उन भारतीय लोगों ने अपने राज्य की भी स्थापना की। इस प्रकार हम देखें तो 72 भारत के विचार का जन्म हुआ। प्राचीन काल से लेकर अब यह है कि ये 72 भारत का विचार किस प्रकार आया। तो प्राचीन काल से लेकर 10वीं शताब्दी तक भारत ने विदेशियों से व्यापार एवं सांस्कृतिक संबंध बनाए हुए थे, किंतु 11वीं एवं 12वीं शताब्दी में देखें तो राजनीतिक एकता का अभाव, सामाजिक गिरावट के कारण भारत का विदेशियों से संबंध या विदेशों से संबंध बहुत कम हो गया था, जिस कारण से यह गलत धारणा उत्पन्न हुई कि भारत ने सदैव अपने को अन्य देशों से पृथक एवं एकांकी रखा। इस अवधारणा का विभिन्न इतिहासकारों ने खंडन भी किया है, जिसमें हम देखें तो इतिहासकार आर.सी. मजूमदार ने उल्लेख किया है कि सुदूर पूर्व में भारतीय उपनिवेश प्राचीन भारतीयों की सामुद्रिक और औपनिवेशिक साहसिक कार्यों का प्रमाण है। इस तरह भारतीय एवं विदेशी विद्वानों का यह मत कि भारतीय सदैव अपने को अन्य देशों से पृथक और एकांकी रखते थे तथा भारतीयों की एकांत प्रियता संबंधी जो अवधारणा थी वह असत्य सिद्ध होती है। इसके साथ ही यह भी स्पष्ट होता है कि प्राचीन काल में भारतीय लोग घर में ही बैठने वाले लोग नहीं थे, बल्कि वे व्यापार, धर्म प्रचार, विजय आदि के अभियानों के लिए भारत से बाहर भी जाया करते थे। अब हम लोग देखें कि 72 भारत के अंतर्गत आने वाला कौन कौन सा क्षेत्र था। तो 72 भारत के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र के जो देश थे उनको हम लोग अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में बांट सकते हैं। प्रथम भाग के अंतर्गत मध्य एशिया, तिब्बत, चीन को हम रख सकते हैं। द्वितीय भाग के अंतर्गत देखें तो हिंद, चीन,
पूर्वी द्वीप समूह को रख सकते हैं, जिसमें हिंद चीन के अंतर्गत उस समय कंबोज जो आधुनिक कंबोडिया है, चंपा जो आधुनिक वियतनाम है, बर्मा, श्याम जो आधुनिक थाईलैंड है, मलाया आधुनिक मलेशिया आदि देश जो हैं वो शामिल थे हिंद चीन के अंतर्गत। इसके अलावा आप देखें तो जो पूर्वी द्वीप समूह के देश थे, जिसमें सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, बाली आदि शामिल थे। अब यह है कि 72 भारत में भारतीय संस्कृति के प्रसार को जानने के क्या साधन हैं, तो हम इस साधन को भी 3 भागों में बांट सकते हैं, अर्थात इस स्रोत को 3 भागों में बांट सकते हैं। एक साहित्यिक स्रोत, एक पुरातात्विक स्रोत और एक विदेशी यात्रियों के विवरण। तो हम देखेंगे साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत कौटिल्य के अर्थशास्त्र को रख सकते हैं, नागसेन के मिलिंद पन्हो महाकाव्य रामायण महाभारत, बृहत कथा, कौमुदी महोत्सव नाटक। बौद्ध साहित्य के अंतर्गत जातक कथाएं हैं, जैसे महाजातक, निर्देश्य, महावंश, दीपवंश आदि साहित्य के माध्यम से आप देखें तो भारत का विदेश में जो धर्म प्रचार हुआ उसके संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा पुरातात्विक स्रोत में हम रखें तो समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति को रख सकते हैं। इसके अलावा उन क्षेत्रों में प्राप्त हुए सिक्के, मंदिर, जावा में देखें तो बोरोबुदुर का स्तूप, कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर आदि इस श्रेणी में हम रख सकते हैं, अभिलेख, स्थापत्य, सिक्के आदि को। इसके अतिरिक्त हम देखें तो खासकर विदेशी यात्रियों के विवरण से भी उन क्षेत्रों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है, जिसमें टॉलमी की ज्योग्राफी है, पेरिपल्स ऑफ एर्थियन सी है, पिलनी की रचना है, चीनी यात्री फायान है, वेनसांग है, चाओजू कुआ है एवं अन्य अरबी विद्वान भी हैं। अब यह है कि 72 भारत में भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार किस प्रकार हुआ। तो इन क्षेत्रों में भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार को हम 3 चरणों में बांट सकते हैं। प्रथम के अंतर्गत भारतीय व्यापारियों द्वारा प्रचार प्रसार, दूसरा भारतीय धर्म प्रचारकों एवं भारतीय धर्म संप्रदायों के द्वारा, तीसरा भारतीय राजाओं द्वारा साम्राज्य विस्तार के माध्यम से किया गया था। अब यह है कि सर्वप्रथम हम देखें कि भारत के लोगों ने व्यापार के सिलसिले में प्राचीन काल से ही समुद्र पार भी जाते रहे हैं या पाश्चात्य देशों की तरफ भी जाते रहे हैं। तो हम देखें कि भारत का जो व्यापारिक संबंध प्रारंभिक दौर में पश्चिम के देशों के साथ था, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता के समय हम देख सकते हैं किस प्रकार भारत के व्यापार भिन्न भिन्न क्षेत्रों के साथ था, किंतु इनके साथ जो संबंध थे वो केवल व्यापारिक था। लेकिन जो उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व एवं पूर्वी द्वीप समूह के देशों के साथ हमारे संबंध स्थापित हुए थे, वह धीरे धीरे व्यापार के माध्यम से सांस्कृतिक रूप धारण कर लिए थे। इसका कारण था कि भारतीय व्यापारी व्यापार के साथ ही अपनी सभ्यता एवं संस्कृति को भी साथ लेकर गए थे। जैसे इन क्षेत्रों में हम देखें तो भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का प्रसार हुआ। इसके संबंध में विभिन्न विद्वानों से, भिन्न भिन्न स्रोतों से जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा हम देखें तो भारतीय धर्मों एवं संप्रदायों के कारण, तो 72 भारत के क्षेत्रों में भारतीय संस्कृति का जो प्रचार प्रसार हुआ उसमें
भारतीय धर्म प्रचारकों द्वारा विशेष रूप से महत्वपूर्ण कार्य किया गया था। इस कड़ी में हम देखें तो सबसे पहला नाम जिन्होंने भारतीय धर्म को भारत से बाहर फैलाने का काम किया तो मौर्य सम्राट अशोक का आता है। और इनके शासनकाल के दौरान बौद्ध संगीति के दौरान ही इस तरह के निर्णय लिए गए थे कि बौद्ध धर्म को भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में प्रसारित करने के साथ ही भारत के बाहर भी इनका प्रचार प्रसार किया जाएगा। और ऐसी अवस्था में देखें तो सम्राट अशोक ने अपने पुत्र अशोक को श्रीलंका एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका के क्षेत्रों में भेजा गया था, जहां उन्होंने भारतीय धर्म का प्रचार प्रसार किया। और वहां के राजा तिस्य ने केवल इस धर्म को स्वीकार ही नहीं किया बल्कि श्रीलंका का एक तरह का राजधर्म के रूप में भी इसे स्थापित किया था। दूसरा हम देखें तो दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में अशोक द्वारा दो अन्य प्रचारकों को, जिसमें सोम और उत्तरा का नाम विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होता है, वह लोग खासकर इन क्षेत्रों में गए थे जहां इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। इसके अतिरिक्त हम देखें तो भारत से चीन के जो व्यापारिक संबंध था वह द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व से आरंभ हो गए थे। और ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में बौद्ध भिक्षु धर्मरत्न कश्यप मातंग ने चीन जाकर बौद्ध ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद करवाया था। और इस तरह देखें तो चीन में बौद्ध धर्म के प्रचार का आधार का निर्माण इन दो प्रचारकों ने किया था, जिसके पश्चात चीन में अनेक विद्वान गए, जिसमें कुमारजीवी, संघभूति, धर्मक्षेत्र, धर्मगुप्त आदि विद्वान के नाम मिलते हैं। और साथ ही हम देखें तो समय समय पर भारत के विद्वान चीन गए और चीन के विद्वान भारत आए। इस कारण से आप देखें तो चीन में बौद्ध धर्म लगभग सर्वमान्य हो गया था। और ऐसी अवस्था में अनेक चीनी यात्री बौद्ध धर्म के विषय में विस्तृत रूप से जानकारी के लिए भारत आने लगे थे, जिसमें हमें बहुत सारे चीनी यात्रियों के संबंध में जानकारी मिलती है, जिसमें फायान जो चौथी शताब्दी में आ रहा है, वेनसांग 7वीं शताब्दी में जो आ रहा है, इति सिंह, चाओजू कुआ आदि का नाम हमें मिलता है। और इस प्रकार हम देखें तो इन संबंधों के कारण चीन ने न केवल बौद्ध धर्म को स्वीकार किया बल्कि चीनी साहित्य और कला भी भारतीय साहित्य एवं कला से प्रभावित हुई थी। और इन क्षेत्रों के अलावा हम देखें तो दक्षिण पूर्व एशिया के देशों और पूर्व में बर्मा आदि में भी भारतीय संस्कृति का बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। यह राज्य भारत की सांस्कृतिक सीमाओं के अंतर्गत थे, जिसके कारण भारत और इन देशों की जो सम्मिलित सीमाओं को बृहत्तर भारत के नाम से पुकारा गया है। इस तरह हम देखें कि भारतीय धर्म एवं संप्रदायों आदि के कारण भी भारतीय संस्कृति का विस्तार विदेशों में हुआ था। तीसरा हम देखें तो खासकर भारतीय राजाओं द्वारा प्रचार प्रसार, तो बृहत्तर भारत के क्षेत्रों में भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का प्रचार भारतीय राजाओं के साम्राज्य विस्तार के कारण भी हुआ था। और कभी कभी भारतीय जनमानस भी इन क्षेत्रों में राजाओं के सहयोग से राज्य की भी स्थापना करती थी। इस तरह हम देखें कि प्राचीन काल में चीन, भारत और ईरान के बीच स्थित क्षेत्र को मध्य एशिया या चीनी तुर्किस्तान कहा जाता था, जिसके अंतर्गत
जो पहले कासगर से लेकर चीन की सीमा तक फैला हुआ था, जिसके अंतर्गत कासगर, यारकंद, खोतान, सानसान, तुर्फान, कूची, करसहर आदि क्षेत्र आते थे। और यह संपूर्ण क्षेत्र चतुर्थ शताब्दी तक देखें तो बृहत्तर भारत के रूप में लगभग परिणत हो चुके थे। और उस समय मध्य एशिया के उत्तर में कूची और खोतान, दक्षिण में खोतान भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, जिसके संबंध में आप देखें फायान, वेनसांग आदि ने विस्तृत रूप से उल्लेख किया है। खोतान में उस समय देखें कि खोतान में बौद्ध परंपरा के अनुसार अशोक के पुत्र कुणाल ने इन क्षेत्रों में एक हिंदू राज्य की स्थापना की थी। इसके अतिरिक्त ईसा के 7वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी तक देखें तो तिब्बत में भी भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ और वह भी एक मुख्य केंद्र के रूप में स्थापित हुआ था। इन क्षेत्रों के बाद हम लोग देखें तो दक्षिण पूर्व एशिया। तो दक्षिण पूर्व एशिया में प्राचीन काल में जो संपूर्ण क्षेत्र था, भिन्न भिन्न जो द्वीप थे, चाहे पूर्वी द्वीपों या दक्षिण पूर्व एशिया के द्वीपों, उनको मिलाकर उसका नाम भारतीय व्यापारी या भारतीय लोग स्वर्ण भूमि कहते थे या स्वर्ण द्वीप के नाम से उसे जाना जाता था, जिसमें कंबोडिया, चंपा, वर्मा, सियाम, मलय प्रायद्वीप, सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, बाली आदि के द्वीप शामिल थे। इन द्वीपों में देखें तो सर्वप्रथम कंबोज या कंबोडिया की राज्य की स्थापना प्रथम शताब्दी में कौंडियन नामक एक ब्राह्मण द्वारा की गई थी, जिसके संबंध में यह अनुमान लगाया जाता है कि यह भारतीय थे और इन्हीं के माध्यम से इन क्षेत्रों में आप देखें तो भारतीय सभ्यता और संस्कृति का प्रचार और प्रसार हुआ था। इसके बाद जो भिन्न भिन्न द्वीप थे, उन द्वीपों में भी हम देखें तो इस समय अनेक हिंदू राज्यों की स्थापना हो रही है। और इसमें हम देखें कि खासकर जो चंपा द्वीप है, यहाँ पर हिंदू राज्य की स्थापना ईसा की 2री या 3री शताब्दी में हुई थी। और यहाँ के जो प्रारंभिक राजा हैं भद्द वर्मन, उनके बारे में जानकारी मिलती है कि इन्होंने एक शिव मंदिर का निर्माण किया था। तो हम देखें कि जो नामकरण है चंपा, हमारे 16 महाजनपदों में देखें तो नाम आता है। तो जो भारतीय लोग उन क्षेत्रों में गए थे, उसका नामकरण भी भारतीय ढंग का ही रखते थे, चाहे क्षेत्र का नाम हो या राजा का नाम हो। तो हम देखें यहाँ चंपा और राजा भद्रवर्मन दोनों ही भारतीय नाम प्रतीत हो रहे हैं। इसके बाद हम लोग बर्मा को देखें तो यहाँ पर भी प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति का प्रवेश हो चुका था, लेकिन 7वीं शताब्दी में यहाँ पर द्वारावती नामक एक हिंदू राज्य की स्थापना हुई थी। इसके बाद हम लोग मलय प्रायद्वीप को देखें तो प्राचीन काल में मलय प्रायद्वीप एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता था और जो भारतीय समुद्री मार्ग थे, जो तामलिप्ति से होकर अंडोवार निकोबार होते हुए मलय प्रायद्वीप जाते थे या दक्षिण के कावेरी पत्तनम होते हुए श्रीलंका होते हुए मलय प्रायद्वीप जाते थे या बंगाल, असम, बर्मा होते हुए मलय द्वीप जाते थे। तो हम देखें कि दक्षिण पूर्व एशिया में इस समय मलय प्रायद्वीप का एक महत्वपूर्ण स्थान था, जो व्यापारिक केंद्र था। और यहाँ पर आप देखें तो बहुत पहले ही भारतीय संस्कृति का प्रवेश हो चुका था और इन्हीं क्षेत्रों में ईसा की 5वीं शताब्दी में भारतीय लोगों ने कई राज्यों की स्थापना की थी, क्योंकि मलय प्रायद्वीप के अंतर्गत कई छोटे छोटे द्वीप थे। और इस प्रकार आप देखें तो इन क्षेत्रों में भी भारतीय संस्कृति का प्रचार और प्रसार हुआ। इसके अतिरिक्त जो पूर्वी द्वीप थे, जिसमें सुमात्रा, जावा, बोर्नियो,
बाली आदि का क्षेत्र शामिल था। इन क्षेत्रों में भी प्राचीन काल से ही भारतीय सभ्यता और संस्कृति का समावेश हो चुका था, प्रवेश हो चुका था। और सुमात्रा में देखें तो सबसे पहले प्राचीन हिंदू राज्य श्री विजय की स्थापना हुई थी। इसके अतिरिक्त हम देखें तो इन क्षेत्रों में गुप्त शासक समुद्रगुप्त ने अपने शासनकाल के दौरान संपूर्ण भारत की विजय के बाद दक्षिण पूर्व एशिया के द्वीपों पर भी अपना अधिकार स्थापित किया था। इसके बाद हम देखें तो पूर्व मध्यकाल में चोल शासक राजराज और राजेंद्र ने भी इन क्षेत्रों के भिन्न भिन्न द्वीपों की विजय की थी, जिसके माध्यम से आप देखें तो भारतीय सभ्यता और संस्कृति का प्रचार हुआ था। इसके साथ ही हम देखें तो भारत के दक्षिण में स्थित श्रीलंका, तो श्रीलंका पहला ऐसा देश था जहां पर भारत का उपनिवेश बना और इन क्षेत्रों में भगवान राम के प्रवेश के साथ ही वहां पर भारतीय सभ्यता और संस्कृति का विकास हुआ था। मगर 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आप देखें महावंश के अनुसार कि इन क्षेत्रों में सौराष्ट्र के एक राजकुमार विजय द्वारा प्रवेश किया गया था, जिसने वहां पर जाकर उन क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया और उस समय उसका नाम ताम्रपाणी था, श्रीलंका का, जिसका उन्होंने अपने दादा के नाम पर सिंघल नाम रखा। इसके बाद आप देखें तो खासकर श्रीलंका में अशोक द्वारा धर्म प्रचार के माध्यम से उन क्षेत्रों में भारतीय सभ्यता और संस्कृति का विस्तार किया गया। बाद में समुद्रगुप्त ने उनके साथ राजनीतिक संबंध स्थापित किया और माना जाता है कि समुद्रगुप्त के काल में श्रीलंका के राजा मेघवर्ण ने अपने भतीजे को उपहार के साथ भारत भेजा था। बाद में पूर्व मध्य काल में आप देखें तो चोल राजाओं ने संपूर्ण श्रीलंका की विजय कर ली थी और वहां की प्राचीन जो राजधानी थी अनुराधापुर, उसको ध्वस्त करके एक नई राजधानी पोलोनुरुआ की स्थापना की थी और उन क्षेत्रों में आप देखें तो शिव मंदिर का निर्माण किया गया था। और ऐसी अवस्था में जो भारतीय संस्कृति है वह श्रीलंका में भी पहुंची थी। और इस तरह हम देखें तो खासकर भारतीय संस्कृति और सभ्यता का जो प्रसार है, भारत के विभिन्न राजाओं द्वारा साम्राज्य विस्तार के माध्यम से भी भारतीय सभ्यता और संस्कृति का विस्तार किया गया। निष्कर्ष रूप में हम देखें तो हम निष्कर्ष पे यह पहुंचते हैं कि 72 भारत के विस्तृत क्षेत्रों में भारतीय संस्कृति का प्रचार और प्रसार विभिन्न माध्यमों से हुआ था, जिसमें उस समय इन क्षेत्रों में भारतीय संस्कृति का विकास प्रारंभिक दौर में व्यापारियों के माध्यम से हुआ। बाद में उन क्षेत्रों में भारतीय धर्म प्रचारक गए। उसके बाद हम देखें तो जो तत्कालीन राजा थे भारत के, उन्होंने इन क्षेत्रों में अपने साम्राज्य विस्तार के माध्यम से भारतीय सभ्यता और संस्कृति को पहुंचाने का कार्य किया था। इस तरह हम देखते हैं कि इन कार्यों में जो महत्वपूर्ण योगदान था उसमें इन सभी का माना जा सकता है। और विशेष रूप से हम अशोक को भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का विस्तार भारत के बाहर अगर किसी का महत्वपूर्ण योगदान है तो सम्राट अशोक को हम उसमें सबसे पहले रख सकते हैं। इस प्रकार हम देखें तो इतिहासकार आर.सी. मजूमदार का यह कहना कि सुदूर पूर्व में भारतीय उपनिवेश सुदूर पूर्व में भारतीय उपनिवेश प्राचीन भारतीयों की सामुद्रिक और औपनिवेशिक
साहसिक कार्य के प्रमाण हैं वह सही साबित होते हैं, और साथ ही उन देशी एवं विदेशी विद्वानों का मत गलत सिद्ध होता है जो यह मानते हैं कि भारतीय एकांत प्रिय थे। भारत के लोग भारत के बाहर नहीं गए थे, और इस तरह विभिन्न स्रोतों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि प्राचीन भारत के लोग व्यापार के लिए, अनुसंधान करने के लिए, धर्म प्रचार के लिए, साम्राज्य विस्तार हेतु अपने देश से बाहर भी गए थे, जहां उन्होंने अपने उपनिवेश की स्थापना की, अपने सभ्यता संस्कृति का विकास किया। इस प्रकार भारतीय विद्वानों का जो बृहत्तर भारत की अवधारणा है ये सही सिद्ध होती है, और उन क्षेत्रों में भारतीय सभ्यता संस्कृति का विकास हुआ था। आप सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद।